आज का जो टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मॉर्टगेज, बंधक और भार या चार्ज। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, यानी मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा ए केवल बंधक गृहीता के बंधक धन का अदा करके, बी में क्या कहते हैं केवल बंधक धन को न्यायालय में जमा करके, सी में मोचन के लिए नियमित दावा दाखिल करके, डी उपरोक्त सभी। देखिए, इसका जो आंसर बनेगा केवल बंधक गृहीता को बंधक धन अदा करके, आंसर बना ए। यानी कि समझिए आप जो है मोचन का अधिकार का जो प्रयोग है केवल बंधक गृहीता को बंधक धन अदा करके मोचन हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 की बात करते हैं। देखो, धारा 60 के अनुसार मोचन करने का बंधक कर्ता का अधिकार से संबंधित प्रावधान करता है। यानी 60 क्या कहते हैं, मोचन करने का बंधक कर्ता का अधिकार से संबंधित है। अब इस धारा के अनुसार है मूल धन के सोधे हो जाने के पश्चात, यानी मूल धन के सोधे हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधक कर्ता बंधन धन को उपयुक्त समय और स्थान में देने या निष्पादित करने पर मोचन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। बंधक धन का भुगतान निम्न यानी कि इस प्रकार किया जा सकेगा, जैसे कि नंबर 1 की अगर बात करते हैं हम जो है वो है बंधक गृहीता को बंधक धन अदा करके या बंधक धन को न्यायालय में जमा करके, केवल मोचन के लिए नियमित दावा दाखिल करके। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बना हमारा वो ए आंसर है। नेक्स्ट, बंधक कर्ता का संपत्ति के बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है बंधक के बाद किसी भी समय, बंधक धन दे होने के बाद किसी भी समय। देखिए इसका आंसर बी बन जाता है, यानी बंधक धन दे होने के बाद किसी भी समय। अब देखिए जो है मैंने बताया था, देखो 60 में पहले डिस्कस कर चुका मैं जो है, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यानी इसका बन गया बी। नेक्स्ट, हक विलेख, यानी कि देखिए हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को कहते हैं, यानी मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इज कॉल्ड। मतलब देखिए आप जो है इसे क्या कहते हैं, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को क्या कहते हैं, ये देखिए बनता है हमारा साम्यपूर्ण बंधक, यानी सी। अब देखिए जो है हमारी टीपीए की धारा 58F में हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक से संबंध में प्रावधान किया गया है, यानी कि 58 में हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक के संबंध में प्रावधान किया गया है, और इसे ही मतलब जो है सम्यक बंधक के नाम से भी जाना जाता है। यह बंधक केवल कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में लागू है, किंतु अन्य राज्य सरकार भी अधिसूचना द्वारा गजट में प्रकाशित करके अपने राज्य में लागू कर सकती है। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, बंधक की कोटि में आ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन विलक्षण बंधक की कोटि में आ सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर देखिए, केवल शर्त विक्रय द्वारा भोग बंधक, केवल सादा भोग बंधक, केवल बी दोनों। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो है ये ए और बी दोनों है, आंसर बन गया सी। अब देखिए इसमें देखिए हम बात करते हैं मतलब जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58G के अनुसार विलक्षण बंधक का अर्थ है
ऐसे बंधक जो सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक नहीं है, वह विलक्षण बंधक है। मतलब समझिए एक तरह से जो है, मतलब जो है 58G के जो अनुसार है, विलक्षण बंधक का अर्थ क्या है कि ऐसा बंधक जो सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या विलक्षण बंधक के निक्षेप द्वारा बंधक नहीं है, तो वो विलक्षण बंधक होता है। विलक्षण बंधक में प्राय दो बंधकों की प्रकृति होती है। इस प्रकार के बंधक में अधिपत्य या कब्जा नहीं दिया जाता है, पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। देखिए मतलब है, पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। आंसर बन गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंधक में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है? अब देखिए जो है, इसका आंसर देखिए आप जो है, ए अंग्रेजी बंधक, बी सशर्त विक्रय बंधक, सी भोग बंधक, डी विलक्षण बंधक। अब देखिए सब बनेगा आपका भोग बंधक, यानी सी आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है, अगर हम इसमें डिटेल में दे जाएंगे तो हम देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा है 58D को ध्यान से देख सकते हैं, यानी कि 58D में भोग बंधक के बारे में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन से बंधक में बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान हेतु स्वयं को व्यक्तिगत रूप में आबद्ध करता है? देखो समझो कैसे आबद्ध करता है, इसका आंसर देखिए आप जो है, ए सादा बंधक, बी भोग बंधक, सी विलक्षण बंधक, डी हस्तांतरण पत्र द्वारा बंधक। यानी इसमें आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा सादा बंधक, यानी ए। अब देखिए जो है यहां पर देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58B में सादा बंधक को परिभाषित किया गया है। धारा 58B के अनुसार सादा बंधक की दशा में बंधककर्ता बंधक की संपत्ति का कब्जा प्रदान किए बिना बंधक धन का संदाय करने के लिए स्वयं को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है। इस प्रकार सादा बंधक की दशा में बंधककर्ता का व्यक्तिगत दायित्व होता है। मतलब देखिए आंसर बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधक विलेख के मामले में क्या सही है? अब देखिए बंधक विलेख के मामले में सही बताना आपको, बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के हित का अंतरण, बंधक विलेख में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता, बंधक विलेख में मूलधन व ब्याज का उल्लेख होता है, डी। इसे बन जाता है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बंधककर्ता का संपत्ति के बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। यानी बंधककर्ता का संपत्ति के बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। इसका आंसर देखिए आप जो है, ध्यान से समझ है, बंधक के बाद किसी भी समय, बंधक धन दे होने के बाद किसी भी समय, यानी इसका डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, बंधककर्ता का मोचन का अधिकार इसके साथ विस्तरणीय है। इसमें देखिए आपका जो है, बंधककर्ता का दस्तावेज की जांच व प्रस्तुतिकरण के प्रति अधिकार, इसका आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 के अनुसार, यानी 60 में
दिया गया बंधककर्ता के मोचन का अधिकार। धारा 67, ध्यान रखिए, धारा 67 के अंतर्गत बंधक ग्रहीता के पूर्वबंध या विक्रय के अधिकार के समविस्तीर्ण है। मतलब 67 के अंतर्गत क्या है, बंधक ग्रहीता के पूर्वबंध या विक्रय के अधिकार के समविस्तीर्ण है। आंसर बनेगा हमारा बी। देखिए इसमें बनेगा हमारा जो है बी आंसर बनेगा हमारा, यानी कि मतलब जो है, सॉरी मैं ए गलत बता रहा, बी आंसर बनेगा इसका जो है, यानी कि बंधक ग्रहीता का पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार, यानी बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के अर्थों में बाद द्वारा बंधकदार को उपचार है। बंधकदार उपचार क्या है, पूर्वबंध, यानी कि ये आंसर बन जाता है इसका जो है। अब देखिए जो है इसका जो है, मैं पहले धारा 67 को डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, 67 को देख लीजिए आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 67 के तहत बिक्री प्राप्त करने के लिए दायर किया गया मुकदमा क्या कहलाता है। अब देखिए ये कहता है सूट फॉर फोरक्लोजर और सेल। नंबर क्या है, सूट फॉर फोरक्लोजर और सेल, ये इसका बना हमारा ए आंसर। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम जो है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत बिक्री प्राप्त करने के लिए दायर वाद को पूर्वबंध या मोचन रोध का वाद या विक्रय का वाद कहते हैं, यानी कि पूर्वबंध का वाद या विक्रय का वाद कहते हैं। वहीं पर देखिए धारा 67 बंधकदार को मोचन रोध का सांविधिक प्राधिकार देता है। कौन सा सांविधिक प्राधिकार देता है, यानी स्टैट्यूटरी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत पूर्वबंध का उपचार निम्न बंधकों में से किसमें उपलब्ध है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सशर्त विक्रय बंधक में, यानी बी आंसर। अब देखिए मतलब जो है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 67 ए के अनुसार पूर्वबंध का उपचार, यानी पूर्वबंध का उपचार सशर्त विक्रय बंधक में उपलब्ध है, यानी आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट, क्रम बंधन व अभिदान का सिद्धांत, यानी क्रम बंधन और अभिदान का सिद्धांत जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की विधि का एक सिद्धांत है, ये संबंधित है। ये देखिए हमारा प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी से है, आंसर बन गया सी। अब देखिए अगर हम टीपीए मतलब यह है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 81 एवं 82 में क्रमबंधन तथा अभिदाय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, और दोनों ही सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूतियों या सिक्योरिटियों से संबंधित है। आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, सही बताइए आप। बहुचर्चित नियम मोचन ऊपर को पूर्वबंध नीचे को सम्मिलित है। अब देखिए इसका मतलब देखिए आप जो है आंसर बनेगा इसका 91 एंड 94 सेक्शन डी आंसर। ये देखिए आप जो है अगर हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 91 और 94 के अंतर्गत मोचन ऊपर को और पूर्वबंध नीचे को यानी कि रिडीम अप फॉर क्लोजर डाउन का सिद्धांत संबंधित है या उपबंधित है। अब देखिए अगर हम 91 की बात करते हैं, धारा में व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो मोचन हेतु वाद ला सकता है। 91 में उन व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो मोचन हेतु अधिकार वाद ला सकता है। वहीं पर देखिए 92 में प्रत्यासन का उल्लेख किया गया है
यह सिद्धांत साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। वहीं पर देखिए धारा 93 में अबंधन का प्रतिषेध का प्रावधान करती है, यानी अबंधन के प्रतिषेध का प्रावधान करती है। 94 मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार से संबंधित है। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा डी। नेक्स्ट, जब एक स्थावर संपत्ति धन के संदाय के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पास प्रतिभूति रखी जाती है तथा ऐसा समव्यवहार बंधन नहीं है, वह कहलाता है। ये देखिए आप जो है ये कहता है चार्ज यानी भार। आंसर बन गया हमारा बी। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 के अनुसार जहां एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकार के कार्य द्वारा विधि के क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है और समव्यवहार बंधक की कोटि में नहीं आता है, वहां यह कहा जा सकता है या कहा जाता है कि पश्चात कथित व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार है और एतिसमन पूर्व अंतर्विष्ट वे सब बंध जो सादा बंधक को लागू होते हैं, ऐसे भार को जहां तक हो लागू हो। आंसर देखिए हमारा बी है। अब देखिए जो है इसको टेस्ट को देख लीजिए, आपकी देखिए क्या स्थिति है। देखिए इसमें हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल का बैच ऑफलाइन टेस्ट सीरीज